हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। देखिए आज हम एक नई यूनिट और एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। हमारे चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र और यूनिट है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, वो क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो जो यूनिट है हमारी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, भाई वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम 10th में पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार क्या है, गर्म होने लगता है। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सेम यहाँ पर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये किसने दिया सबसे पहले और कैसे दिया, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पर सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है तो सेम परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की है। वैद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा है किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का क्या कहते थे हम, वैद्युत क्षेत्र कहते थे। तो सेम परिभाषा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे उस चुम्बक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यह हम दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी कि किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बला गुण कार्य करता है जिसके कारण वो सदैव एक निश्चित दिशा में जाके ठहरती है। हम पृथ्वी पर कोई चुम्बक लें और उसे हवा में स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो सदैव किस दिशा में जाके रुकती है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाके रुकती है। क्यों रखती है, क्योंकि पृथ्वी का एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र है। और अभी अभी जैसे हमने परिभाषा पढ़ी है कि किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर क्या कार्य करता है, एक बलागुण कार्य करता है। और वो बलागुण क्या करता है, उस चुम्बक को या चुंबकीय सुई को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले आता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर चुंबकीय सुई को लटकाते हैं या चुम्बक को लटकाते हैं तो उस पर क्या कार्य करता है, एक बलागुण कार्य करता है। और उस बलागुण के कारण वो किस दिशा में जाके रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाके रुकता है। ठीक है, तो यही परिभाषा एक दोनों परिभाषाओं में से कोई सी लिख सकते हैं कि किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे चुम्बक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर एक बलागुण कार्य करता है जिसके कारण वो एक निश्चित दिशा में जाके ठहरती है। ठीक है, उसे चुम्बक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखनी होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, ऑर्स्टेड का प्रयोग है। जैसे मैंने बताया वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो व्याख्या की सबसे पहले वो किसने की, ऑर्स्टेड ने की। ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या लेता है वो, उस प्रयोग में एक तार लेता है। ठीक है, इस तार का संबंध वो किससे करता है, एक बैटरी से करता है और एक कुंजी के से करता है। ठीक है, और क्या करता है, इसके नीचे वो क्या रखता है, एक कंपास सुई रखता है, चुंबकीय सुई। ठीक है, तो जब वो देखता है जब ये कुंजी ऑफ है यानी इस तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस समय जो चुंबकीय सुई है वो किस दिशा में जाके रुकी हुई है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी हुई है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब वो क्या देखता है, जैसे ही वो इस कुंजी को ऑन करता है, मतलब इस चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो वो देखता है कि चुंबकीय सुई घूम जाती है। वो उत्तर दक्षिण दिशा में न रहकर उत्तर दक्षिण दिशा से कुछ विस्थापित हो जाती है, अर्थात वो घूम जाती है। ठीक है, अब वो क्या करता है, कुंजी को ऑफ कर देता है। जैसे ही वो कुंजी को ऑफ करता है तो वो देखता है कि फिर से चुंबकीय सुई किस दिशा में जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाती है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब वो चालक तार में बहने वाली धारा को बदल देता है। अर्थात अभी इसे प्लस का जो जोड़ रखा था माइनस से जोड़ता है, इसे प्लस से जोड़ता है। तो यानी धारा की दिशा पलट गई है इसमें। तो जैसे ही वो धारा की दिशा को पलटता है तो वो देखता है कि जो चुंबकीय सुई हैं उसके घूमने की दिशा भी बदल जाती है। अभी ऐसे थी, अब कैसे हो जाती है, ये
ऐसे घूम जाती है। ठीक है, तो इस सारे प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलता है? अभी हमने परिभाषा दी थी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वो सदैव एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरती है। ठीक है, तो यहां पर भी तो देखो, जब हम चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि चुंबकीय सुई घूम रही है, और चुंबकीय सुई घूमी किसके कारण होगी भाई? बलाघूर्ण के कारण घूमी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, और बलाघूर्ण कहाँ लगता है? चुंबकीय क्षेत्र में लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ओस्टेड ने यही किया कि उसने धारा प्रवाहित करके देखी, देखता है चुंबकीय सुई घूम जाती है, अर्थात वैद्युत धारा प्रवाहित करने से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और जैसे वो धारा को शून्य करता है, चुंबकीय सुई घूमकर पहली स्थिति में जाती है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया? शून्य हो गया। अर्थात धारा जीरो करने पर चुंबकीय क्षेत्र भी कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब वो धारा की दिशा बदलने, जैसे वो धारा की दिशा बदलता है वैसे देखता है वो चुंबकीय सुई के घूमने की दिशा भी बदल जाती है। इससे क्या पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस पर निर्भर करती है? वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो ये ओस्टेड का प्रयोग था कि ओस्टेड ने एक तार लिया, तार का संबंध एक बैटरी से किया, और वो देखता है, एक उसके नीचे कंपास सुई रखता है। कंपास जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो कंपास सुई उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर रुकी है। जैसे वो धारा प्रवाहित करता है तो चुंबकीय सुई घूम जाती है। इससे सिद्ध होता है, इससे स्पष्ट होता है कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होने लगता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये ओस्टेड ने प्रयोग किया। भाई ओस्टेड के बाद आए वायोसेवर्ट। वायोसेवर्ट ने क्या किया? ओस्टेड ने ये तो बता दिया कि चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कितनी दूरी तक वो उत्पन्न होता है, यानी कह सकते हैं कि ओस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, ओस्टेड ने परिमाण के बारे में कुछ नहीं बताया, तो परिमाण के बारे में किसने व्याख्या की है? वायोसेवर्ट ने की है। वायोसेवर्ट का क्या, यानी वायोसेवर्ट का नियम, वायोसेवर्ट का नियम है भाई। वायोसेवर्ट का नियम क्या है भाई? देखिए वायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है। वायोसेवर्ट ने क्या कहा है? वायोसेवर्ट ने यह कहा है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो ओस्टेड ने कहा था। यहां तक तो उसने वही कहा कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से तथ्य हैं? उसने दिखाया कि ये कोई चालक तार है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे ये कोई चालक तार है जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा। कितनी लंबाई है इसकी? डेल्टा एल लंबाई है। चालक तार से 8 दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वो क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है डेल्टा वी, इक्वेशन मतलब नंबर 1 करके लिखेंगे कि चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती होता है किसके? I के। इक्वेशन फर्स्ट नंबर 1 डालेंगे, और नंबर 1 डालने के बाद लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक तार में बहने वाला धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, और लिख देंगे डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती I। क्वेश्चन फर्स्ट कर लेंगे। नंबर 2 लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो चालक तार की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती होता है किसके? डेल्टा एल के। इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 में लिखेंगे कि यह चालक तार और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक तार और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती होता है किसके? साइन थीटा के। ठीक है, नंबर 4 लिखेंगे यह चालक तार और उस बिंदु के बीच की दूरी के, यह चालक तार और उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा वी
अनुक्रमानुपाती कितना 1/r², इक्वेशन 4। वायु सेवर्ट ने बताया कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। और वो तथ्य कौन कौन से हैं? चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और चालक तार और उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों इक्वेशंस लिखी हमने। अब क्या करेंगे? चारों को एक साथ लिखेंगे। तो चारों को एक साथ लिखने से क्या होगा? डेल्टा V अनुक्रमानुपाती आएगा समीकरण 1 2 3 4 से। कितना आएगा? डेल्टा V अनुक्रमानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट लिया जाता है कितना? डेल्टा V इक्वल कितना? μ0/4 एक कांस्टेंट ले लिया आपने, μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। लीजिए, ये वायु सेवर्ट के अनुसार फॉर्मूला है। डेल्टा V बराबर μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², जहाँ μ0/4 एक कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है भाई? μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷। ठीक है, बात करें केवल μ0 की, तो μ0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता। पहले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था एक नियतांक ε0। ε0 क्या होता था? निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? μ0। तो μ0 क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, नोट करना है। पहले लिखेंगे वायु सेवर्ट ने क्या बताया। वायु सेवर्ट के नियम अनुसार जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक एक करके लिखेंगे और ये डेरिवेशन करके दिखा देंगे। ठीक है, उसके आगे क्या है भाई? उसके आगे बहुत कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। अभी हमने पढ़ा निर्वात की चुंबकशीलता μ0, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0। तो निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में हमें संबंध निकालना है। ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार विकल्प में पूछा गया है। किस किस में संबंध निकालना है भाई हमें? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है भाई? μ0 तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 में संबंध। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में है, कई बार विकल्प पे पूछा गया है। μ0 और ε0 में संबंध निकालना है भाई। तो कैसे निकालेंगे भाई? अभी अभी हमने देखा था, एक नियतांक लिया था μ0/4। इसका मान कितना था? 10⁻⁷, इक्वेशन फर्स्ट। एक नियतांक हमने लिया था 1/4 इसका मान कितना होता है भाई? 9 × 10⁹। यही तो था। अब क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को हम भाग दे रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, यानी समीकरण 1 को भाग दिया हमने समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है भाई हमारे पास? समीकरण 1 है μ0/4 और 1/4 बराबर 10⁻⁷ और 9 × 10⁹। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ε0 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? μ0 बराबर 10⁷ को नीचे ले आइए, ऊपर माइनस के नीचे आगे कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 1/9 × 10⁻16। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं भाई? μ0 बराबर, इसे लिख सकता हूँ 9 को क्या लिख सकता हूँ भाई? 3⁻2 और 10⁻16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10⁻8। तो कितना हो गया? 3 × 10⁻8 की होल घात 2 लिख लिया मैंने इसे। और 3 × 10⁻8 किसका मान होता है भाई? ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कितना? इसे लिखा मैंने कितना? μ0 बराबर 1/c²। ठीक है, या c बराबर 1/c बराबर कितना हो जाएगा? √μ0 बराबर 1/c।
लीजिए, ये निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कितना होता है √μ0 बराबर कितना होता है 1/c होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध है। ठीक है।